हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर देवांशु। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। आज के दिन ही संविधान हमारे देश में लागू हुआ था, तो सबसे पहले आप सभी को उसकी बहुत बहुत शुभकामना। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक रेयर मेडिसिन है, बट आजकल ये काफ़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है, जिसका नाम है बैम्बूसा। बैम्बूसा पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया था जिस पे मैंने उसके फिजिकल सिम्टम और मेंटल दोनों को कोरिलेट किया था। बट आज की इस वीडियो के माध्यम से हम बैम्बूसा के केवल मेंटल पिक्चर को जानेंगे, उसके मेंटल सिम्टम को जानेंगे, उसके साथ साथ उसमें क्या क्या रूब्रिक है। वैसे तो उसमें 200 प्लस बहुत सारे रूब्रिक है, लेकिन जो कुछ खास रूब्रिक हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। ये वीडियो भी काफ़ी ज़्यादा खास होने वाला है, इस वीडियो को भी आप अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारी जो आज की होम्योपैथिक दवा है वो बैम्बूसा एरोंडिनेसी। बैम्बूसा जो कि बाँस, आपने बाँस देखा होगा, बाँस से बनी हुई दवा है। और बाँस का जो बैम्बू सूट होता है, खासकर जितने रेफरेंस मैंने देखे हैं कि बैम्बू सूट जो होता है उससे ये मेडिसिन इससे बनाया जाता है। बैम्बू सूट का प्रयोग किया जाता है इस मेडिसिन को बनाने में। और बैम्बूसा जितने आगे हम सिम्टम देखेंगे, बैम्बूसा और डिप्रेशन के सिम्टम में आपको यहाँ देखने को मिलेगा काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटी है, काफ़ी ज़्यादा समानताएं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मैंने जैसे पहले बताया कि ये रेयर दवा है, बट फ्रिक्वेंटली आजकल बहुत सारे फिजिशियन के द्वारा यूज़ किया जाता है, और मैंने भी कुछ जगह इसको अप्लाई किया है जहाँ इसके बेटर रिजल्ट भी देखने को मिले हैं। बैम्बूसा आपको हर जगह देखने को मिलता है, अपने गाँव शहर हर जगह आपको ये बाँस की खेती देखने को मिल जाती है। और इंडिया से बाहर भी बैम्बूसा काफ़ी ज़्यादा इसकी उपज की जाती है, और घर बनाने में या और सब जगह इसका प्रयोग काफ़ी धड़ल्ले से होता है। बैम्बूसा जब आप बाँस को देखते हैं तो उसका आकार आपको सिलिंड्रिकल रहता है, सिलेंडर के आकार का वो आपको देखने को मिलता है। उसमें आपको बहुत सारे स्टेम, उसके तने देखने को मिलते हैं। उसके साथ साथ आपको हर एक उसके जॉइंट पे, मैं यहाँ पे पिक्चर लगा दूंगा तो आपको समझने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। उसके हर एक जॉइंट पे वहाँ नोट्स होते हैं, छोटे छोटे नोट्स होते हैं। और वो नोट्स करते क्या हैं, दोनों पार्ट को बीच में जोड़ने का काम करते हैं। शायद अगर वो नोट्स ना होता तो वो बैम्बू जो होता है इतना जो बड़ा हो जाता है वो कभी बड़ा नहीं हो पाता, बीच में ही वो टूट जाता। ये उसकी खासियत होती है। और उसी नोट्स के कारण ये बैम्बू जो होता है, बाँस जो होता है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अब इसको एक तरह से अगर इसके डॉक्ट्रिन को अगर देखते हैं तो उसी बैम्बू को, उसी बाँस को हम रिलेट करते हैं अपनी बॉडी के एक पार्ट से, जो है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जिस पे हमारी बॉडी मूव करती है, या आगे मूव करती है, पीछे मूव करती है, राइट लेफ्ट मूव कराते हैं हम। यानी कि बॉडी का अगर सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट माने तो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर वो ना रहे, बॉडी किसी काम की नहीं, बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, या बॉडी के पूरे फंक्शन वहाँ पर प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन बैम्बू को एक डर ये भी रहता है टूटने का, क्योंकि अगर उसके नोट्स अगर थोड़े से भी कमज़ोर पड़ते हैं, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में बीच बीच में आपको नोट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि हर एक बोन के नीचे आपको वहाँ पे एक जॉइंट आपको वहाँ देखने को मिलेगा, जिसको हम बोलते हैं नोट्स। वो नोट्स एक बोन को दूसरे बोन से, दूसरे को तीसरे से जोड़ने का काम करते हैं, ताकि वो मजबूती के साथ बॉडी के फंक्शन को सुचारू रूप से चलाने में हेल्प कर सके। वैसे ही बाँस में भी नोट्स होते हैं, बट उसमें टूटने का खतरा होता है। इसलिए इसके अंदर एक फीलिंग होती है, बैम्बूसा के पेशेंट के अंदर एक फीलिंग होती है सपोर्ट डिजायर। इसको सपोर्ट की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि टूटने का डर बना हुआ रहता है, इसलिए इसको सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। बैम्बूसा का जो पेशेंट होता है वो हर कुछ के लिए, हर एक बात के लिए अपने को जिम्मेवार मानता है। उसको लगता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी के माथे थोप दी गई है, और वो इस जो उलझन है या इस सिचुएशन से वो निकलना चाहता है, वहाँ से एस्केप करना चाहता है, वहाँ से भागना चाहता है, वो आज़ादी चाहता है, फ्रीडम डिजायर उसके अंदर रहती है। और यही अगर उसको जब नहीं मिलता है तो इस कंडीशन का काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है। जिलस नेचर, दूसरों को देख के जलना, दूसरों को अगर खुश देखता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा जलन होती है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जलन फील होती है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है और मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ। क्योंकि उसको लगता है उसकी लाइफ एक जगह स्टक हो गई है, फंस गई है। इसी कारण रोना, वीपिंग टेंडेंसी भी आपको बैम्बूसा में देखने को मिलता है। और जहाँ तक जो सीपिया में आप इंडिफरेंस की भावना देखते हैं, वो आपको बैम्बूसा में भी बहुत सारे सिम्टम में आपको आगे देखने को मिलेगा। और इसके साथ पेशेंट काफ़ी ज़्यादा बेचैन, रेस्टलेस और सैडनेस जैसी भी टेंडेंसी आपको बैम्बूसा के पेशेंट में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, ये था इसका डॉक्ट्रिन के हिसाब से इसको कोरिलेट किया गया था। अब डायरेक्ट बात करते हैं इसके मेंटल पिक्चर पे।
मेंटल सिम्टम जो कुछ ही है लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो सबसे जो पहला सिम्टम है, एवर्जन टू एवरीथिंग एंड वांट टू रिमेन इन बेड। कुछ भी करने की इच्छा इनमें नहीं होती और हमेशा बेड पे पड़े रहना चाहते हैं। यही सेम कंडीशन आपको सीपिया में भी देखने को मिलता है। सीपिया की जो लेडी या मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है, वो भी स्टार्टिंग में दूसरों के लिए बहुत करता है, लेकिन अगर उसको वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, वहाँ से फीडबैक नहीं मिलता है, तो एक समय आता है वो छोड़ देता है सब कुछ। अगर कुछ भी काम हो रहा हो नहीं हो रहा हो, उसको कोई मतलब नहीं होता है, वो अपना आराम से एक जगह पड़ा रहेगा। उसको पता है कि ये काम मेरे बिना बिगड़ रहा है, फिर भी वो एक जगह पड़ा रहेगा। वैसा ही सेम कंडीशन आपको बैम्बूसा में भी देखने को मिलता है। कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती और हमेशा बेड पे पड़ा हुआ रहना चाहता है, बेड पे लेटे हुए रहना चाहता है, या बेड से रिलेटेड है, यानी कि सब काम नाम छोड़ के एक जगह कहीं बैठ जाएगा। इस तरह की भावनाओं से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। और सेकेंड जो सिम्टम है, डिज़ायर फॉर चेंज। जैसे मैंने पहली बात की, उसको लगता है उसकी लाइफ स्टक एक जगह फंस गई है, इसलिए वो चेंज चाहता है, बदलाव चाहता है। कोई मुझे इस जो परेशानी से मुझे निकाल के और मुझे एक अच्छी जगह रख दे। बदलाव की भावना इसके अंदर बहुत ज़्यादा रहती है। तीसरा जो सिम्टम है, फॉन्ट ऑफ सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत में, यानी कि एकांत में बैठने की इच्छा रहती है। इसका ऐसी भावना बन जाती है कि मैं एक जगह एकांत में बैठा रहूं। और फोर्थ जो सिम्टम है, क्वारलसम एंड कर्सिंग। झगड़ालू प्रवृत्ति का हो जाता है बैम्बूसा, क्योंकि इतना जो ये मेंटल स्टेट से गुजरता है, इसके कारण इसके अंदर झगड़ालू प्रवृत्ति भी बन जाती है। और साथ में कर्सिंग, यानी कि दूसरों को श्राप देना, अभिशाप देना, ऐसी भावनाएं इसकी बन जाती है। क्योंकि देखता है कि दूसरे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं और ये एक लाइफ में फंसा हुआ है, एक चंगुल में फंसा हुआ है, इसलिए ये दूसरों को भी वहाँ पे कर्स करना शुरू करता है, दूसरे को श्राप देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, डिल्यूजन एज ए लोन इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे डिल्यूजन की भावना डेवलप हो रही है। ऐसा लगता है कि वो लाइफ में एक अकेला पड़ गया है, कोई उसके साथ नहीं है, वो अकेला यहाँ पे पड़ गया है, ऐसी भावना भी इसके अंदर आने लगती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, डेस्पेयर। डेस्पेयर मतलब निराशा। एवरीथिंग इज़ कंट्रोल्ड बाय डेस्टिनी एंड नीड सपोर्ट। अब उसके अंदर फीलिंग आ रही है कि हर कुछ, सब कुछ जो हो रहा है वो भाग्य भरोसे है, डेस्टिनी यानी कि भाग्य के भरोसे हो रहा है, और उसको सपोर्ट चाहिए, यानी कि दूसरों से सपोर्ट भी चाहता है कि उसको सपोर्ट करे, उसको समझाए, ऐसी फीलिंग भी इसके अंदर रहती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, फॉरसेकन फीलिंग विथ वीपिंग। फॉरसेकन यानी कि सबसे अपने आप को अलग समझना, एक अलग भावना, लोगों ने उसको छोड़ दिया है, ऐसी भावना उसके अंदर आने लगती है। विथ वीपिंग, उसके साथ रोने की भी टेंडेंसी उस पेशेंट में बन जाती है। नेक्स्ट जो सिम्टम है, फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। अंत में लगता है कि असहाय, यानी कि कोई उसकी मदद नहीं करने वाला, वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा असहाय महसूस करता है। और लास्ट में याल्डिंग डिस्पोजिशन, और एक ऐसी स्थिति आती है पल्सेटला की तरफ कि सबकी बातें आसानी से ये मान लेता है। ये थे इसके मेंटल पिक्चर। अगर इस मेंटल पिक्चर पे अगर पेशेंट आते हैं, ऐसे अगर सिम्टम बताते हैं, तो अगर इस मेडिसिन का सिलेक्शन किया जाता है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इसके प्रभावी रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं रूब्रिक को लेके। सबसे जो पहला रूब्रिक है, डेस्पेयर डेस्टिनी एवरीथिंग इज़ कंट्रोल बाई, यानी कि हर कुछ किस्मत के भरोसे और किस्मत ही सबको कंट्रोल कर रही है। यानी कि उसकी लाइफ को वो अपने किस्मत के भरोसे छोड़ देता है कि वो लगता है कि ऐसे ही मेरी किस्मत में लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ये उस रूब्रिक से रिलेट करता है। सेकंड जो रूब्रिक है, डिस्पेयर डिजायर सपोर्ट। निराशा, उसके साथ उसको वहाँ पे सपोर्ट की डिजायर होती है। जैसे हमने बैम्बू में देखा था, बांस में वो ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, नहीं तो उसको टूटने का डर रहता है, इसलिए इस पेशेंट को भी सपोर्ट डिजायर होती है। जब भी ये निराश होता है, निराशा की कंडीशन में इसको सपोर्ट डिजायर होती है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूब्रिक है, ड्रीम अबाउट नेग्लेक्टिंग हर चाइल्ड। ऐसा उसको सपना आता है, सपने में देखती है कि वो अपने बच्चे को इग्नोर कर रही है, वो अपने बच्चे को नेगलेक्ट कर रही है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलिमेंट फ्रॉम एग्रावेशन, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब कार्यभार जिम्मेवारी लेने से वो भागता है, और ये कहीं ना कहीं एक कारण ही बन रहा है इसकी प्रॉब्लम को एग्रावेट करने में। अगर इस पेशेंट को, बैम्बूसा के पेशेंट पे अगर जिम्मेवारी ज़्यादा थोप दी जाए, हो सकता है कि उसके कारण उसके अंदर एक प्रॉब्लम डेवलप हो जाएगी। नेक्स्ट जो रूब्रिक है, ओवर वर्क फीलिंग एज इफ, ऐसा लगता है उसको बहुत सारा काम दे दिया गया है, ऐसी फीलिंग उसके अंदर रहती है बैम्बूसा में। इंडिफरेंस, जो कि आपको एक रूब्रिक जो आपको बैम्बूसा और सीपिया दोनों में देखने को मिलता है।
नेक्स्ट जो रूब्रिक है एस्केप डिजायर टू, यानी कि उस सिचुएशन से ये भागना चाहता है। ऐसी मेंटलिटी कि आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, कुछ भी अगर उनको काम दो उस काम से वो कैसे भी बच के निकलना चाहते हैं। एस्केप डिजायर टू यहाँ पे इस रूब्रिक से आप रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूब्रिक है स्टिफनेस नेक। स्टिफनेस नेक, क्योंकि बैम्बूसा को हमने रिलेट किया था स्पाइनल कॉर्ड पे, तो स्पाइनल कॉर्ड के बहुत सारे सिम्टम में स्टिफनेस में खासकर इस मेडिसिन के काफ़ी अच्छे एक्शन देखने को मिलते हैं। इसलिए यहाँ पे रूब्रिक है स्टिफनेस नेक, जिसमें बैम्बूसा और सीपिया दोनों आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट रूब्रिक है एवर्जन टू चिल्ड्रेन। एवर्जन टू चिल्ड्रेन जो कि आपको सीपिया में भी देखने को मिलता है और वही सिम्टम आपको बैम्बूसा में भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो रूब्रिक है इरिटेबिलिटी टुवर्ड चिल्ड्रेन, अपने बच्चों के प्रति चिड़चिड़ापन, ये भी सिम्टम आपको बैम्बूसा और सीपिया दोनों में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है एंगर वायलेंस, यानी कि जो गुस्सा होता है उसको काफ़ी ज़्यादा वायलेंस रूप में रहता है, उसमें भी आपको बैम्बूसा और सीपिया दोनों देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे जो रूब्रिक है हेल्पलेसनेस, अपने को असहाय महसूस करना, जो आपको बैम्बूसा और सीपिया दोनों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो रूब्रिक है डिसकंटेंटेड एवरीथिंग विथ। डिसकंटेंटेड का मतलब होता है डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होना, किसी भी कार्य से असंतुष्ट की भावना इस मेडिसिन में देखने को मिलती है। बैम्बूसा और सीपिया दोनों में आपको ये सिम्टम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो रूब्रिक है कंप्लेन आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद अगर कंप्लेन कुछ भी डेवलप हो रहा है उसमें भी आपको बैम्बूसा और सीपिया भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे रूब्रिक है कंपनी एवर्जन। कंपनी एवर्जन में भी बैम्बूसा और आपको सीपिया दोनों देखने को मिलता है। ये इसके जितने मेंटल रूब्रिक थे, मेंटल सिम्टम से रिलेटेड रूब्रिक थे, ये आपको इस बैम्बूसा और बैम्बूसा से रिलेटेड आपको सीपिया दोनों में ही देखने को मिलते हैं। जब आप रिपोर्टराइजेशन करेंगे तो आपको बैम्बूसा और सीपिया काफ़ी ज़्यादा निकट आपको देखने को मिलता है। बट जितना ये जो रूब्रिक है, जितने जो मेंटल पिक्चर हैं, ये हमेशा जो डेवलप होता है सेकंड फेज़ में, यानी कि पहले फर्स्ट फेज़ में उस इंडिविजुअल की, उस सब्जेक्ट या उस पेशेंट की ऐसी स्थिति नहीं होती है। वो इन्वायरमेंट के द्वारा ऐसा चेंज होकर सेकंड स्टेज में हमारे पास ऐसे सिम्टम लेके आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे, जैसे सल्फर का भी अगर पेशेंट आता है, सल्फर के जितने मेंटल पिक्चर है आपको उसमें देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके पास वो फर्स्ट स्टेज में आया हुआ है, उस समय वो मेंटली काफ़ी ज़्यादा फ्री है, बस थोड़े बहुत आपको फिजिकल सिम्टम लेके आता है या थोड़े बहुत मेंटल पिक्चर लेके आता है। लेकिन प्योर पिक्चर तब ही डेवलप होता है जब वो उस इन्वायरमेंट से, उस सिचुएशन से गुजरता है, तब जाके एक स्टेज चेंज होती है और यहाँ पे आपको डिफरेंट मेंटल सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो हर एक व्यक्ति पहले स्टेज में नॉर्मल होता है, हमारे पास जब वो आता है, यानी कि जितने जो होम्योपैथिक में जितनी दवा लिखी गई है उसके जितने मेंटल पिक्चर लिखे गए हैं ज़्यादातर वो उसके सेकेंड फेज़ के लिखे गए हैं। फर्स्ट फेज़ में वो पेशेंट क्या था उसकी बहुत सारे रेफरेंस अभी तक नहीं मालूम है। सो आज का वीडियो यहीं तक। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, जय होम्योपैथ।